हेलो दोस्तों, मैं अमर सिंह द चार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 10th की साइंस पढ़ने वाले हैं और क्लास 10th की साइंस में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। ठीक है, अगर आप लोग इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो बन चुकी है, जो कि डेली यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है देखते हैं। तो प्रकाश को अगर हम देखें तो आप लोग प्रकाश के बिना कोई भी वस्तु को देख नहीं सकते। ठीक है, प्रकाश जो कि स्वयं नहीं दिखती लेकिन उसकी सहायता से वस्तु को देखा जाता है। ठीक, तो प्रकाश क्या है? सीधा आप लिखेंगे, एकदम आसान परिभाषा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। जिसकी सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। वस्तुओं को देख सकते हैं। तो देखिए, ये एकदम आसान परिभाषा है, इसमें टाइम न लगाएंगे। तो याद रखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। इसकी अथवा करके अगर आप दूसरी परिभाषा लिखना चाहें तो दूसरी परिभाषा ये लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। यहां तक तो आप लिख लीजिए, लेकिन इसके आगे लिखिए, जो हमारी दृष्टि को संवेदना प्रदान करती है। संवेदना प्रदान करती है। ठीक है, तो दो परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? पहली परिभाषा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो जिसकी सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारी आंखों को या हमारी दृष्टि को संवेदना प्रदान करती है। ठीक, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रकाश के गुण। क्या देखेंगे? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में क्या क्या होता है ये देखते हैं। तो देखिए, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में न चलती तो आप कहीं भी अंधेरे में छिपे रहते तो आपको आराम से ढूंढ लिया जाता, लेकिन प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। और इसका एग्जाम्पल देखने के लिए सबसे बढ़िया ये है कि अगर आपका पुराना घर, कच्चा घर हो, तो आप उसमें देख सकते हैं खपरेल, जो खपरा वाला घर होता था, उसमें अगर आप देखें खपरे से जो अगर प्रकाश आती है वह एकदम आपको सीधी चलते हुए दिखेगी। ठीक है, तो पहले इसमें गुण क्या लिख सकते हैं? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। ठीक, तो पहला गुण ये क्या लिखेंगे? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण आप क्या लिख सकते हैं? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, ये तो सीधा चलेगा, लेकिन अब किस रूप में चलेगा? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। दूसरा लिख सकते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। या तो यहां से यह भी समझ सकते हैं 3 लाख प्रति सेकंड चलेगी, अगर इसको सेकंड में बदलना चाहें तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चौथा लिख सकते हैं श्वेत प्रकाश।
श्वेत प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, श्वेत प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, श्वेत प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, तो ये था प्रकाश के गुण। इसमें और भी आप लिख सकते हैं, प्रकाश में प्रवर्तन का गुण होता है, प्रकाश में प्रवर्तन का गुण होता है, प्रकाश में प्रवर्तन होता है। और आप लिख सकते हैं प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। तो ये इसके इतने गुण बहुत हैं। ठीक है, 6 गुण बहुत हैं। तो याद रखिए प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अथवा करके परिभाषा क्या लिख सकते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि को संवेदना प्रदान करती है। ठीक, तो इसके गुण की बात करें तो पहला सीधा आप बता दीजिए, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। तीसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और चौथा बता सकते हैं श्वेत प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश में प्रवर्तन होता है जो कि इसके बाद पढ़ने वाले हैं, और प्रकाश में क्या होता है? अपवर्तन होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। प्रकाश का प्रवर्तन आपने किया भी होगा और देखा भी होगा खूब अच्छे से, कि अगर मान लीजिए जब छोटे बच्चे रहते हैं वो कभी कभी जो शीशा होता है, शीशे को वो प्रकाश के सामने रखते हैं तो चकाचौंध लगती है, जो कि आंखों में किसी के मारते रहते हैं। और आप लोग ये देखे भी होंगे और शायद करे भी होंगे। तो प्रवर्तन का मतलब सीधी बात है कि कोई अगर मान लीजिए प्रकाश ऐसे आ रही है, ठीक है, प्रकाश इस पर आ रही है और इसी से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में चली जा रही है, तो इस घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या बताएंगे? ये देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के लिए चित्र बना लेते हैं। इसे बोलते हैं प्रवर्तक तल। क्या बोलेंगे? प्रवर्तक तल। ठीक है, ये शीशा समझ सकते हैं या कोई चिकना पदार्थ समझ सकते हैं। इस पर अगर प्रकाश की किरण ऐसे आती है, ठीक है, जिस बिंदु पर गिरती है वहां पर हम एक अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? अभिलंब। ठीक, अब देखिए प्रकाश जैसे ही इस प्रवर्तक तल पर गिरेगी वह तुरंत यहां से गिरने के बाद इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने या प्रवर्तक तल पर आपतित होती है तो उससे टकराने के पश्चात वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। देखिए सीधी बात है, ये प्रकाश की किरण आई इधर, अगर आप समझ सकते हैं ये सूर्य है, अगर इसको आप सूर्य समझें तो इधर से ये प्रकाश किरण आई और यहाँ पे कोई शीशा लगा हुआ है, और जैसे ही शीशे पर प्रकाश की किरण पड़ेगी यह तुरंत परावर्तित हो जाएगी, मतलब उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखिए, जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर गिरती है तो वह उस सतह से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना चाहें लिखेंगे, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने अथवा पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है
तब किरण परावर्तन के पश्चात, या तो लिख सकते हैं तब किरण पृष्ठ से टकराने के पश्चात, पृष्ठ चिकने पृष्ठ से, चिकने पृष्ठ से टकराने के पश्चात, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना, प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर, ये वायु या निर्वात कहीं से भी चल के आ रही है, लेकिन जैसे किसी चिकने तल पर, ठीक है, ये शीशा भर है, ये पीछे पॉलिश किया हुआ है और ये प्रवर्तक तल है, तो जैसे इस शीशे पर पड़ेगी, देखिए जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर, ये प्रकाश किरण आई इस माध्यम से चलकर किसी चिकने अथवा पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है। आपतित का मतलब गिरती है या आती है, ये यहां पे आई, तब किरण चिकने पृष्ठ से, ये जैसे चिकने पृष्ठ पर गिरी, इसी पृष्ठ से टकराने के पश्चात यहां पे जैसे गिरी वैसे ही टकराई और इधर तुरंत वापस चली गई, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब याद रखिए, देखिए ये प्रकाश की किरण आई है, तो जो प्रकाश की किरण आती है उसे आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, थोड़ा सा साफ करना है। तो यहाँ पे देखें, इस किरण को जो आती है उसे बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो टकराने के पश्चात वापस लौट जाती है उसे बोलते हैं प्रवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? प्रवर्तित किरण। और ये जिस बिंदु पर गिरती है और यहां से एक जो लाइन खींची जाती है इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है, तो देखिए आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो यहां से हम लोग अब पढ़ेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, या सीधा लिख सकते हैं प्रवर्तन के नियम। प्रवर्तन के नियम, किस नियम की बात कर रहे हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, ये हेडिंग रहेगी। तो याद रखिए प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? देखिए एकदम आसानी से समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण। क्या लिखेंगे? कामा करके, आपतित किरण कामा प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। देखिए ये आपतित किरण यहां पे मिली, यहां से प्रवर्तित किरण गई, ये भी यहीं से गई, और अभिलंब को देखिए ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इसमें हम पहला नियम में क्या लिखेंगे? पहला नियम, पहला नियम में हम लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण कामा प्रवर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण कामा प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों, एक दो तीन, ठीक, तीनों अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ठीक है, यह पहला नियम था। पहला नियम क्या है? आपतित किरण कामा प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो आप देख भी सकते हैं ये आपतित किरण है, यहां पे आके गिरी, यहां से प्रवर्तित हुई, ये प्रवर्तित किरण है। तो आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, अब याद रखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण
को हम आई से प्रदर्शित करते हैं और इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता कोण उसे कौन सा कोण बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, और यहां पे देखें तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है, तो याद रखिए परावर्तन के नियम में सीधी बात, आपतन कोण हमेशा जो बराबर होगा परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक, तो इसमें हम यही लिखेंगे दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक, आपतन कोण सदैव, ये आपतन कोण जो होगा हमेशा इस कोण के बराबर होगा। अगर ये 60 तो ये भी 60, ये 30 तो ये भी 30। ठीक है, तो इस प्रकार ये बराबर होगा। ठीक, तो यहां पे हम इसके नीचे लिख सकते हैं क्या? आई बराबर। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ कर दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। तो देखिए इसके नीचे हम लिखेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या लिखेंगे? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर अभी आप अगर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि पेपर से पहले आपको यहाँ पे पूरा साइंस पढ़ा दिया जाएगा और इसके साथ आप लोग को आंसर भी कराया जाएगा यहीं पे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें इस वीडियो को। ठीक है, तो इसके नीचे हम देखते हैं क्या कि आपतन कोण जो होगा, आपतन कोण सदैव किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर, परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर। इसे हम साइन आई से प्रदर्शित कर लेते हैं और इसे साइन आर से, साइन आई बराबर साइन आर। ठीक है, यहां से आप देखेंगे आई बराबर आर भी लिखा होता है अथवा करके। ठीक है, तो इसके बाद देखिए ये प्रकाश आपने पढ़ लिया, प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ लिया, इसके नियम भी। अब इसके बाद जो हम लोग देखते हैं अगली हेडिंग है वो है प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इसे इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। तो प्रतिबिंब क्या है ये समझिए। ये अगर कोई शीशा है, ये अगर शीशा रखा हुआ है तो यहां पे अगर ये कोई वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए यहां पे मोमबत्ती रखी हुई है। क्या रखी हुई? मोमबत्ती। ठीक है, तो देखिए दर्पण के सामने रखी वस्तु का, ये दर्पण है मतलब शीशा, इसे हम क्या बोल सकते हैं? दर्पण, और इसी को क्या बोलते हैं? शीशा। ठीक, तो क्या बोलेंगे? दर्पण के सामने रखी वस्तु, या दर्पण के सामने रखी वस्तु है, दर्पण के सामने रखी वस्तु का दर्पण में बनी आकृति, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक मोमबत्ती दिखेगी। ठीक है, तो दर्पण के सामने रखी वस्तु का, दर्पण के सामने रखी वस्तु का दर्पण में बनी आकृति ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। आप अगर देखें तो कभी शीशा देखते हैं तो शीशे में आप लोग को पता है आपका चेहरा दिखता है, तो आपका जो चेहरा दिखता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। ठीक है, तो समझ में आया कि दर्पण के सामने रखी वस्तु का दर्पण में बनी आकृति ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक, इसमें हम लोग अगर देखें किताबी भाषा, तो किताबी भाषा में क्या लिखेंगे? आप इसे भी लिख सकते हैं और किताबी भाषा भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ठीक, तो इसको आप पहले लिखिए, बोल रहे हैं दर्पण के सामने रखी वस्तु का दर्पण में बनी आकृति, दर्पण के सामने
रखी वस्तु का दर्पण में बनी आकृति उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक, या तो आप दूसरी परिभाषा लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? जब कोई प्रकाश किरण, आप लिखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात, जब किसी बिंदु वस्तु से कोई प्रकाश किरण चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर एकत्रित होती हुई दिखती है उस बिंदु को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, तो इसको आप लिख लिए होंगे। अब देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो दो प्रकार में कौन कौन सा होता है? पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, इसे रियल इमेज बोलते हैं। दूसरा जो होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। देखिए, इसे बोलते हैं रियल इमेज और इसे बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। अब वास्तविक प्रतिबिंब को समझिए। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश किरण चलती है, ठीक है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण अथवा लेंस से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, दर्पण होगा तो वहां पे परावर्तन होगा, लेंस होगा तो अपवर्तन होगा। तो बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो आप लिखिए, क्या लिखेंगे? बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इस प्रतिबिंब को, ठीक है, फोटो पर लिया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को फोटो पर लिया जा सकता है, या तो कह सकते हैं इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को क्या किया जा सकता है? पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब लिख लिए होंगे। नहीं लिख पाए तो दोबारा हम बोल रहे हैं, लिख लीजिए फिर। बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन या प्रवर्तन के पश्चात वास्तव में किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसमें एक शब्द आप याद रखिए, वास्तव में। वास्तविक का मतलब होता है वास्तव में। अगर कहीं से प्रकाश किरण चल रही है, ये आप दर्पण समझ सकते हैं। ठीक है, दर्पण है, इसमें अगर ये प्रकाश किरण ऐसे चल रही है, ठीक है, ये प्रकाश किरण ऐसे चल रही है, ये इसका मुख्य अक्ष होता है जो अभी पढ़ाने वाले हैं आपको। तो यहां से अगर आप देखें, ये दर्पण से टकराने के पश्चात ये ऐसे आएगी। ठीक है, तो यहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अब देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। इसमें भी लिखेंगे, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वह किसी एक बिंदु पर मिलती हुई या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें सिर्फ इतना अंतर है, ये वास्तव में मिलेगी और ये केवल आपको प्रतीत होगी। प्रतीत, या तो आप कह सकते हैं इसका आपको आभास होगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसको पर्दे पर लिया जा सकता है और इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। ठीक है,
तो ये था। यहां से देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके आगे जो आप पढ़ने वाले यहां से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनने के नियम। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक, तो प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ लेते हैं। नहीं तो इससे पहले आ जाएगा फिर गोली दर्पण द्वारा या गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं इसके बाद दर्पण। ठीक है, दर्पण क्या होता है? जिसे मिरर बोलते हैं। मिरर सीधी बात है शीशा। ठीक है, तो दर्पण क्या होता है? यदि कोई चिकना तल है, उसके एक तल पर आप पॉलिश कर दें और दूसरा प्रवर्तक बना दें, तो उसी को क्या बोलते हैं? दर्पण। तो लिखिए, किसी चिकने तल पर एक और पॉलिश करके दूसरे को प्रवर्तक बना दें तो उसी को दर्पण कहते हैं। ठीक है, अगर ये जैसे कांच ही हो या कोई भी चिकना चीज, इस पर एक तरफ पॉलिश कर दें, ये पॉलिश कर दिए या कलई कर दिए, और दूसरे को प्रवर्तक, इसको क्या बोलते हैं? पॉलिशदार सतह। पॉलिशदार सतह या इसे बोलते हैं कलई। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे? प्रवर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे? प्रवर्तक पृष्ठ या प्रवर्तक तल। ठीक, तो दर्पण समझना, दर्पण किसी चिकने सतह पर या किसी चिकने पृष्ठ पर एक और पॉलिश कर दें, दूसरे को प्रवर्तक बना दें, तो ऐसे बने पदार्थ को क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। ठीक है, तो इस बने सतह को क्या बोल देंगे? दर्पण। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण, एक समतल दर्पण होता है, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो देखिए, समतल दर्पण क्या होता है? इसे बोलते हैं प्लेन मिरर, जो कि आप अपने डेली लाइफ यूज में लेते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, इसे स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो अब देखते हैं समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण क्या होता है? किसी समतल पृष्ठ पर, ठीक है, किसी समतल पृष्ठ के एक तल पर पॉलिश कर दें, दूसरा प्रवर्तक तल बना दें, तो ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। आप लोग घर का शीशा देखे होंगे, या तो जहां पे सैलून की दुकान अगर जाते होंगे वहां पे लगे हुए दर्पण को देखते हैं, तो वो समतल दर्पण होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण समझ में है। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण वह दर्पण होता है जो एकदम समतल होता है, उसके एक तल पर पॉलिश करके दूसरे को प्रवर्तक बना दिया जाता है। ठीक, तो उसके बाद देखिए, यहां से एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या है? इसमें से एक क्वेश्चन केवल पूछता है, और वो क्वेश्चन क्या है ये हमेशा याद रखिए। आपका आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। कैसे बनाएगा? आभासी बनाएगा और सीधा बनाएगा। ठीक है, इसके साथ ये दो क्वेश्चन, उसके बाद ये क्वेश्चन यहां से ये पूछता है कि कोई वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, ठीक है, उस दर्पण की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? तो याद रखिए, अगर मान लीजिए वस्तु 10 फुट की है, 10 फीट की है, अगर शीशा में उसे पूरा देखना है तो कम से कम शीशे की ऊंचाई इस वस्तु की आधी होनी चाहिए। 10 फीट की वस्तु है, वस्तु कितनी है? 10 फीट की, तो शीशे की ऊंचाई 5 फीट होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, शीशे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 5 फीट। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की आधी लंबाई के बराबर शीशा होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का, ठीक है, गोलीय दर्पण किसी गोले खोखले का। ये देखिए, अगर ये इसको हम बना दें, ये खोखला गोला है। ये क्या है? खोखला गोला है। तो गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है। यहां से इसको मान लीजिए यहां तक हम काट लें, यहां से यहां तक अगर इसको हम काट लें और इसके एक तल पर पॉलिश कर दें, दूसरे को परावर्तक बना दें, तो ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं।
तो गोली दर्पण में लिखिए, गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है जिसके एक तल पर पॉलिश करके दूसरे को परावर्तक तल बना दिया जाता है। अब देखिए, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का गोली दर्पण? दो प्रकार का होता है। तो दो प्रकार में देखते हैं कौन कौन सा होता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, दर्पण कितने, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ तल पॉलिशदार हो। इसमें क्या लिखेंगे, ये देखिए, उभरा हुआ तल को हम क्या कर दें? पॉलिश कर दें, और दबा हुआ तल को प्रवर्तक बना दें। इसे क्या कर दें? पॉलिश कर दें, और इसे हम प्रवर्तक बना दें। ठीक है, तो इस दर्पण को क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। तो लिखिए, वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग पॉलिशदार तथा दबा हुआ तल प्रवर्तक होता है, तो इस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, अब उत्तल दर्पण की बात कर लें। उत्तल दर्पण क्या होता है? इसका उल्टा होगा ये। तो देखिए, वह दर्पण जिसका दबा हुआ तल पॉलिशदार हो। ये दबा हुआ तल क्या है? पॉलिशदार है, और उभरा हुआ तल प्रवर्तक तल हो, तो इस दर्पण को उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ तल प्रवर्तक हो तथा दबा हुआ तल पॉलिशदार हो, तो इस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब याद रखिए, देखिए, प्रवर्तक और पॉलिश से शायद आपको कम समझ में आ रहा होगा। तो आप सीधी सी बात है, शीशा फूटा हुआ कभी देखे होंगे, तो शीशा अगर जिधर आप चेहरा देखते हैं उसे बोलते हैं प्रवर्तक तल। ठीक है, जिधर आप शीशा देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, वो होता है प्रवर्तक तल। और उसके पीछे जो आप लोग देखते हैं चांदी की, ठीक है, ये लेड ऑक्साइड जिसकी परत चढ़ी होती है पतली से, उसे बोलते हैं पॉलिशदार परत। ठीक है, पॉलिशदार सतह। ठीक, तो ये थी परिभाषा। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर की अंतिम हेडिंग पढ़ने वाले हैं, गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। क्या पढ़ेंगे? गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। तो यहां पे एक हम गोली दर्पण बना लेते हैं और उससे इसको पूरा समझा देंगे। ठीक, तो आप लोग को रटने की जरूरत नहीं, एकदम आसान तरीके से इसको देखिए समझाएंगे। इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? दर्पण का ध्रुव। क्या पढ़ेंगे? पहली हेडिंग दर्पण का ध्रुव। दूसरी हेडिंग जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र, या सीधा बोल सकते हैं वक्रता केंद्र। जैसे ये दोनों हेडिंग पढ़ लेते हैं, इसी से मिलाकर बन जाती है मुख्य अक्ष। क्या बनेगी? मुख्य अक्ष। और इसी से मिला के, यही दोनों के मिलाने से ये बनेगी, यही दोनों के मिलाने से बनेगी वक्रता त्रिज्या। क्या बनेगी? वक्रता त्रिज्या। और इसके बाद बन जाएगी फोकस। या इसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे? इसी को मुख्य फोकस। और इसके बाद जब ये फोकस पढ़ लेंगे, इसी से बन जाएगी फोकस दूरी। क्या बनेगी? फोकस दूरी। और ये पढ़ लिया तो इसके आगे आप पढ़ेंगे फोकस तल। क्या पढ़ेंगे? फोकस तल। और इसके आगे आप लोग पढ़ेंगे दर्पण का द्वारक। लास्ट हेडिंग क्या पढ़ेंगे? दर्पण का द्वारक। तो आप लोग यहाँ तो इतनी परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं, और जो कि बहुत आसान तरीके से। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है? तो याद रखिए, ये गोली दर्पण है। ये क्या है?
गोली दर्पण है। ये क्या है? गोली दर्पण। और ऐसे देखें तो अवतल दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण के परावर्तक तल, ये पूरा क्या है? गोली दर्पण। ये क्या है? गोली दर्पण है। देखिए कितना आसानी से इसको पढ़ेंगे। गोली दर्पण के परावर्तक तल, ये पूरा क्या है? इतना परावर्तक तल। अंदर वाले को हम क्या बोल दिए? परावर्तक तल। तो देखिए बनाते कैसे हैं? गोली दर्पण के, गोली दर्पण के, ठीक है, परावर्तक तल के, गोली दर्पण के प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु को, ये यहां पे बिंदु हम खींच लेते हैं, मध्य बिंदु को, मध्य, ये बीच, मध्य का मतलब बीच, अगर दर्पण इतना बड़ा है तो इसका बीच वाला जो बिंदु होगा, इस बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु इसे बोल देंगे, क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से। तो लिखेंगे क्या? देखिए हेडिंग क्या है? दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव क्या है? सीधा समझिए, गोली दर्पण के, गोली दर्पण के प्रवर्तक तल के, गोली दर्पण के प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद देखिए अब क्या पढ़ेंगे? दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र। अब देखिए अभी आपने पढ़ा गोली दर्पण, क्या पढ़ा? गोली दर्पण। अगर इसको हम देखें ऐसे, गोली दर्पण जो होता है कांच का खोखला, गोले का काटा हुआ भाग होता है। तो इतना बड़ा अगर कांच का खोखला गोला है, इतना बड़ा कांच का खोखला गोला है, तो इसका जो केंद्र होगा, इसका जो केंद्र होगा, उस केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो लिखेंगे क्या? गोली दर्पण, ये इतना गोली दर्पण जिस खोखले गोले का, देखिए यहां से लिखेंगे गोली दर्पण जिस खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है, यहां तक इसको क्या किया गया? काटा गया, काटा गया भाग होता है, उसके केंद्र को ही, उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो लिखिए गोली दर्पण खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हम इसको एक अलग फिगर से समझते हैं। अब देखिए ये इतना, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, इसको P से प्रदर्शित करते हैं, और इसका वक्रता केंद्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये वक्रता केंद्र हो गया और ये ध्रुव हो गया। तो अब देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है? तो मुख्य अक्ष याद रखिए, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को, ठीक है, या वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको लिखिए, वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब अगली हेडिंग क्या पढ़ेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो देखिए इसमें याद रखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो सीधा लिखेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव, C क्या है? C वक्रता केंद्र है, C वक्रता केंद्र है और P ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, इसकी जो बीच की ये दूरी होगी, बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो लिखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक,
अब अगली हेडिंग हम लोग क्या देखेंगे, मुख्य फोकस या फोकस। ठीक, तो देखते हैं मुख्य फोकस या फोकस। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए और बनाना तो चित्र भी बनाते चलिए। तो ये दर्पण बना हुआ है। अब देखिए मुख्य फोकस क्या होता है, तो याद रखिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। तो ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। तो इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखते हैं फोकस दूरी। तो याद रखिए ये मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस दूरी कहते हैं। यह मुख्य फोकस हो गया और यह ध्रुव हो गया। यह वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। ठीक, तो सीधा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एफ को फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एफ से। ठीक है, तो अब इसकी हम लोग हेडिंग देखते हैं, फोकस तल। फोकस तल क्या होता है, तो मुख्य फोकस पर, ठीक है, मुख्य फोकस पर अभिलंबवत या मुख्य फोकस पर डाले गए अभिलंब को, डाले गए अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है। डाले गए अभिलंब को फोकस तल कहते हैं। मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस पर अगर एक सीधी रेखा खींच देते हैं तो उससे हम क्या बोल देते हैं, अभिलंब, या तो बोलते हैं उस पर लंब डाला गया। ठीक है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फोकस तल। अब इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग क्या है, दर्पण का द्वारक। क्या पढ़ेंगे, दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक देखते हैं। देखिए दर्पण का द्वारक क्या होता है। ये दर्पण जितना बड़ा है, ये ऊपर वाले से समझिए, ये इतना बड़ा, ये गोली दर्पण था, कांच था, इसको हमने काट लिया। अगर हम बात करें, ये देखिए ये कोई गोला है, तो ये बताइए अगर हम यहां से इसको लाइन को खींच दें तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोलेंगे, व्यास। ठीक है, तो हम सीधा बोलेंगे गोली दर्पण के, ठीक है, गोली दर्पण के व्यास को, गोली दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, तो एक बार इस सब को हम जल्दी से रिवीजन इसका करा देते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव सीधी बात आप बोलेंगे, गोली दर्पण के प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसमें आप अगर शॉर्ट में याद करना चाहें तो मध्य बिंदु, किसका मध्य बिंदु, दर्पण का। ठीक है, दर्पण के मध्य बिंदु को आप क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो याद रखिए खोखले गोला जो होगा, खोखला गोले, ठीक है, खोखले गोले के केंद्र। ठीक, तो आप बताएंगे कैसे, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब अगली हेडिंग मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या बताएंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। तो इसमें याद रखिए, कैसे याद कर सकते हैं, सी से, ठीक है, पी को मिलाने वाली जो रेखा होगी ना, मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ठीक है, वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो इसी में दोनों में अंतर है। देखिए सी वक्रता केंद्र से, ठीक है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना, ठीक है, सी से पी के बीच की दूरी, मतलब वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता
त्रिज्या, इसको R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, और इसको C से प्रदर्शित करते हैं। फोकस क्या है? तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसे F से प्रदर्शित करते हैं। अब फोकस दूरी, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ पे F व P के बीच की जो दूरी होगी ना, इसके दोनों के बीच की जो दूरी होगी, इस दूरी को ही क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। फोकस तल क्या है? मुख्य फोकस पर एक अभिलंब डाल दीजिए तो इस अभिलंब को डालेगा, अभिलंब को क्या बोलेंगे? फोकस तल। और दर्पण का द्वारक, तो गोली दर्पण के व्यास को, इसमें क्या याद रखिए? व्यास, ठीक है, गोली दर्पण के व्यास को क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक। तो उम्मीद करते हैं ये जितना भी पढ़ा गया आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और आपको अच्छे तरीके से समझ में आए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यह वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।